दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि बेस्ट पैटर्न आपके लिए कौन सा हो सकता है ऑप्शंस बाइंग के लिए। हालांकि मैं अपनी बात करूं, मैं ऑप्शन बायर सिर्फ 10% हूं। 90% ऑफ टाइम मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं जब भी मुझे मौका मिलता है। लेकिन मार्केट कभी कभार कुछ ऐसा करती है कि ऑप्शन बाइंग करने पे मजबूर कर देती है, या मेरी कुछ ऐसी पोजीशन चल रही है, अगर मैं ऑप्शंस बाइंग नहीं करूंगा, वहां से मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, तो ऑल ओवर मैं लॉस में चले जाऊंगा। तो वेरियस वे है जिसके अंदर हमें काम करना होता है, और मैंने एज्यूम करा है कि ऑप्शंस बाइंग के लिए ये पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर का लॉजिक क्या है वो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर ऑप्शंस बायर के लिए। जो वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं उनके लिए भी मैं ऑप्शन बताऊंगा, जो वॉलेटिलिटी को नहीं झेल पाते उनके लिए भी दोस्तों मैं तरीका बताऊंगा। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद आपका नहीं करेंगे, शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल, पीछे आप देख रहे हैं चार्ट। बेस्ट मैं आपको जो पैटर्न समझाने वाला हूं वो क्या होता है ऑप्शंस के लिए, जरा इसको समझिएगा। अब इसको समझने से पहले मैं एक बार चार्ट लगा रहा हूं, आज ही का एट द मनी का चार्ट लगाऊंगा। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी हुई थी और मैं कोशिश कर रहा हूं शायद आज ही आपको फ्राइडे वाले दिन ही वीडियो मिल जाए। तो सेंसेक्स की जो एक्सपायरी हुई है, उस एक्सपायरी पर एट द मनी का जो कॉन्ट्रैक्ट मॉर्निंग में ट्रेड कर रहा था, उस पर क्या मार्केट ने बिहेव करा उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं सीधा चलता हूं चार्ट पर और मैं यहां पर लगा लेता हूं 64,600 के आसपास मार्केट था मॉर्निंग में। सेंसेक्स, ये देखिए सेंसेक्स 10 नवंबर 64,600 की कॉल। आज के दिन मार्केट बखूबी बढ़ा है और इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंस है। और इस पूरे चार्ट को जब आप रियल एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि मैंने आज पूरा दिन जो ट्रेडिंग करी है वो सेंसेक्स के ऊपर करी है। मैं एक्सपायरी ट्रेडर हूं दोस्तों, ऑप्शन सेलर हूं। बहुत रेयर में ऑप्शंस बाइंग करता हूं और मैं एक्सपायरी के दिन ही ट्रेड अपने एग्जीक्यूट करता हूं सेलिंग के। एक बार मुझे क्या हुआ था कि एक रात में मुझे 2.5 या 3 लाख रुपए का लॉस हुआ था। रीजन ये था क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन को अगले दिन तक कैरी फॉरवर्ड करा और उसमें मैंने हैजिंग नहीं करी। यह बात है आज से 3 या 4 साल पुरानी। उस दिन से मैंने आज तक कसम खाई थी कि बिना हैजिंग के मैं ऑप्शन सेलिंग का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा। और मेरी अमूमन कोशिश ये रहती है कि एक्सपायरी में ट्रेड करके इसको खत्म करे, जीरो करे। रात को चैन की नींद आनी चाहिए। मुझे दोस्तों ये नहीं जानना कि अमेरिका क्या करेगा, इंडिया क्या करेगा मॉर्निंग में, मार्केट जब खुलेगी तब देखेंगे। तो ये मेरी फिलॉसफी है, ये मेरा काम करने का तरीका है कि रात को चैन की नींद चाहिए, दिन में चाहे कुछ भी होच पोच कराओ। चलिए अब अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को देखें, इस ट्रेड को देखें, जो है 64,600 की कॉल यानी 64,600 की कॉल, इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे ना तो ट्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको कुछ लॉजिक, कुछ साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मॉर्निंग में ये ट्रेड ओपन होता है दोस्तों, यहां पर यह कॉल ओपन होती है। एट द मनी का कॉन्ट्रैक्ट है, ध्यान रखिए, और यह अप्रॉक्स थी 200 के आसपास। और विद इन 1 मिनट, विद इन 1 and 2 मिनट्स के अंदर ये कैंडल ने एक बॉटम बनाया 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज, यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आधा हो गया। ठीक है, 50% डाउन हो गया। उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेबल्ड हो गया। ये देख रहे हैं, ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ये, एट द मनी का। यानी मार्केट जो ट्रेड कर रहा है वो भी 64,600 रुपीज पर ही ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट आज पूरे दिन यहीं रुक जाता है तो यह कॉन्ट्रैक्ट कहां जाना था, जीरो होना था। बात समझ रहे? अगर मार्केट एक्सपायर्ड यहीं करती 64,600 पर तो ये जीरो होना था। अगर इसके नीचे करती तो भी जीरो ही होना था। इसके ऊपर करती तो जितना ऊपर करती उतनी इसकी वैल्यू रह जाती। भाई 50 रुपये ऊपर करती तो 50 वैल्यू रह जाती, 100 रुपया ऊपर करती तो 100 रुपये वैल्यू रह जाती। बात समझ रहे? क्लियर है आपको? चलिए, अगर हमें इतना क्लियर है कि मार्केट अगर यहीं क्लोज करता तो जीरो होता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे नीचे जाना चाहिए था। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब आप ऑप्शंस बाइंग करते हो तो उसका जो प्रीमियम होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिके होता है।
कम होता है। हमने एट द मनी की जो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, अगर ये हावी होता, इसका प्रीमियम डिके हावी होता, बहुत ज्यादा हावी होता, तो क्या होता, ये ऐसे कंसोलिडेट ना होकर के धीरे 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 नीचे जाना शुरू कर देता। अगर ये होल्ड कर रहा है अपने आप को, तो इसका सिंपली दोस्तों मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये पावर जनरेट कर रहा है और अपने आप को एक जगह सीमित करने की इसके अंदर पावर है। बात समझ रहे हैं? ये सारी पावर कहां से आ रही है? ट्रेडर से आ रही है, जो ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पावर आ रही है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि मैं इसको यहां पर होल्ड कर सकता हूं। अगर हम इसको यहां पर होल्ड कर सकते हैं, तो यकीन मानिए कि जब इस पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो आपको कुछ जबरदस्त देखने को मिलेगा, यानी मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा। अमूमन ज्यादातर ऐसा देखने को हमें मिलता है कि जब एक कंसोलिडेशन फेज ब्रेकआउट करता है तो आपको एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलता है, जैसे कि आप इस चार्ट के ऊपर देख रहे हैं। तो ये दोस्तों आपके लिए बेस्ट पैटर्न बन जाता है। एक नैरो रेंज, थोड़ी सी वाइड रेंज, थोड़ी सी बड़ी रेंज अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। इसके कुछ एडवांटेज क्या है? एडवांटेज समझिए। पहला एडवांटेज तो ये है कि जी ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होते एक पॉसिबिलिटी बन रही जी, एक मोमेंटम आएगा। ऑप्शन बायर को क्या चाहिए? मोमेंटम ही चाहिए। मोमेंटम मिलेगा, जल्दी एंट्री करनी होती है, उसको जल्दी एग्जिट करना होता है, लेकिन मोमेंटम के साथ प्ले करना होता है। तो फर्स्ट एडवांटेज ये है इस पैटर्न का कि मोमेंटम स्टेबलिश हो रहा है, उसी के बाद आप ट्रेड में एंटर लेते हो। फर्स्ट। सेकंड इसका दोस्तों बेनिफिट ये है कि एक छोटी सी रेंज जो बनी है ना, इसका अगर बॉटम देखोगे, ये देखोगे तो ये एसएल बनता है। तो अगर जितनी छोटी रेंज बनेगी उतना छोटा एसएल बनेगा, वो आपके लिए बेटर है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, मार्केट ने काम करा तो ठीक, नहीं करा तो छोटा सा नुकसान लेकर बाहर होंगे। तो ये इस पैटर्न की खास बात होती है ऑप्शंस बाइंग में। अमूमन जब हम स्विंग्स पे ट्रेड करते हैं, जैसे कि देखिए इस स्विंग पे मुझे कोई ट्रेड करना था, अगर ये यहां से ब्रेकआउट होता तो मैं ट्रेड लेता। तो ये स्टॉप लॉस देखिए, यहां से लेकर यहां तक का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनता। ये देखिए ये बनता वेरी बिग स्टॉप लॉस। इससे बेटर है क्यों ना हम एक स्मॉल कंसोलिडेशन फेज को ट्रेड कर ले, जैसे कि ये देख रहे हैं इसका स्टॉप लॉस इसके मुकाबले आधा है। तो ये हमारे लिए एक बेस्ट पैटर्न का काम करता है, जिससे हमें पता लगता है कि आपका ऑप्शन होल्ड कर रहा है एक पोजीशन को जिसमें प्रीमियम डिके का भी खास इंपैक्ट नहीं आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो इसके अंदर बाइंग है। और जब धीरे धीरे होकर के लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो वो एक डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश करता है, और जब डायरेक्शन पकड़ लेता है तो बड़ा जबरदस्त मोमेंटम यहां पर देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों बन जाता है बेस्ट पैटर्न ऑप्शन बाइंग के लिए। काफी लोग मुझसे पूछते हैं, काफी ट्रेडर मुझसे पूछते हैं कि बेस्ट पैटर्न एक बता दो एक सेगमेंट के लिए। तो ये बेस्ट पैटर्न मेरे हिसाब से है ऑप्शंस बाइंग के लिए। आपके नजरिए से कुछ और हो सकता है, किसी और के नजरिए से कुछ और हो सकता है, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन से ये एक सिंपल, इजी टू यूज और इजी कैप्चर करने वाला पैटर्न है। आज का रियल एग्जांपल दिखा रहा हूं। जब ये पैटर्न ब्रेक हुआ, यहां पर देखिए कंसोलिडेट हो गया था, तकरीबन 10:30 बजे 10 तक 10:20 तक यहीं पर ये कंसोलिडेट कर रहा था। सडनली एक स्पार्क आया, एक स्पाइक आया, ब्रेक हुआ। ट्रेड कर रहे थे भाई साहब तकरीबन 110 रुपये पे, और कुछ ही कैंडल्स पे ये कॉन्ट्रैक्ट पहुंच गया था अप्रोक्स 190 रुपये के हाई पर, ऑलमोस्ट डबल के आसपास, 80% का आप मूवमेंट मान लीजिए। और इसका बॉटम अगर हम जानने की कोशिश करें जी बॉटम क्या है, तो बॉटम है इसका अप्रोक्स 90 रुपीज, यानी 20 रुपये का एक मोमेंटम नीचे की तरफ आता तो एग्जिट होना ही था, और ऊपर का अप मूवमेंट आपको मिल गया 190 रुपये का। आप कहेंगे जी 190 तो पूरे नहीं मिलेंगे, ये तो टॉप है। जी हाँ, मैं भी एग्री हूं। जरूरी नहीं कि 190 पे एग्जिट होते, आप 170 पे एग्जिट होते, 160 पे एग्जिट होते, 150 रुपये पे एग्जिट होते, यहां कहीं भी एग्जिट हो सकते थे, और ये लेवल 150 रुपये के आसपास ही कहीं ना कहीं मार्केट घूम रहा था। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं जी, खोने के लिए तो 20 रुपये और मिल गए 40 रुपये कम से कम, राइट। तो इस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। इस पैटर्न की एक खास बात और बताऊंगा, इसमें एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर डालिए, थोड़ा सा छोटी रेंज का, मैं आपको डाल के दिखाता हूं उसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप एग्जिट प्लान नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं आता है, तो बेस्ट रहेगा कोई एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। बहुत सारे इंडिकेटर मार्केट में अवेलेबल है, सुपर ट्रेंड लगा लीजिए, मल्टीप्लायर 1 या 1.5 रखिए उसका, मूविंग एवरेज लगा लीजिए 9 पीरियड की,
और भी बहुत सारे इंडिकेटर है, पैराबोलिक सार लगा लीजिए। तो मैनी इंडिकेटर्स अवेलेबल है जिनको आप ट्रेंड फॉलोइंग के लिए लगा सकते हैं। मैं सबसे सिंपल इंडिकेटर लगा के दिखा देता हूँ, मूविंग एवरेज 9 पीरियड की। जैसे मैं इसको लगाता हूँ, ये जी हमारी मूविंग एवरेज लग गई। थोड़ी सी इसकी सेटिंग्स में जाकर के थोड़ा इसको वाइड कर देता हूँ, ये जी दिख रहा है, बढ़िया। यहाँ पर कंसोलिडेशन, यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद इस कैंडल ने इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी। जैसे क्लोजिंग आई थी उसके नीचे मार्केट थोड़ा वेट कर रहा था, आप एग्जिट करते तो इजीली जितना आपका रिस्क था उसके मुकाबले 2 गुना पैसा मिल गया था, राइट। अब अगली बार इस पैटर्न ने क्या करा, देखिए एक एग्जांपल नहीं, एक एग्जांपल और दिखाऊंगा। यहां पर देखिए, यहां पर फिर ये कंसोलिडेट हो गया, एक नैरो रेंज में काम करने लगा। जब ये नैरो रेंज पे एक जगह टिका हुआ है, यानी फिर वही बात जो मैंने आपको कही थी, अपना प्रीमियम होल्ड कर रहा है। सबसे बड़ी बात भाई, धीरे धीरे इसका प्रीमियम कम हो रहा है तो उसको नीचे जाना चाहिए, ये नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि मार्केट के अंदर बायर एक्टिव है, वो चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो थोड़ा क्या फ्रस्ट्रेट है। अब यहां पर क्या युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, बायर एंड सेलर्स, साथ में प्रीमियम भी घुसा हुआ है जी। प्रीमियम को इसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। सेंसेक्स का जो इंडेक्स बढ़ रहा है उससे ज्यादा इसको एफर्ट लगाना पड़ रहा है इस कंसोलिडेशन को होल्ड करने के लिए। बात समझ रहे? क्यों? क्योंकि इसमें प्रीमियम जो डिके है ना, उसको भी इसको बचाना है। तो इसी वजह से जब हम देख रहे हैं तो एक नैरो रेंज स्टैब्लिश्ड हो गई है। यहां पर देखिए, अगर यहां पर एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, कुछ इस तरीके से ये फॉर्म्ड हो गया है। जब एक नैरो रेंज बन गई है, एक ब्रेकआउट आया, नीचे का स्विंग देखिए, स्विंग का है, देखिए जब रेंज थोड़ी बड़ी हो जाए तो पिछले स्विंग के नीचे एसएल लगाइए। ये एसएल भी आपका अप्रोक्स 20 रुपीज का ही था, और मार्केट ने कहां पर जाकर के एग्जिट दिया होगा, आपको यहां पर देखिए तकरीबन 250 के आसपास एग्जिट दिया होगा। एंट्री थी अप्रोक्स आपकी 190 पे, यानी 60 रुपए तो आप फिर दोबारा मिल गए। यानी रिस्क जितना था उस रिस्क के मुकाबले फिर आपको 3 गुना पैसा मिल गया। तो ये दोस्तों फायदा होता है बेस्ट पैटर्न, इसलिए एक रेंज, उसके बाद जो मूविंग एवरेज, जो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, वो बढ़िया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको देते हैं और मोमेंटम के साथ आप प्ले करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये पैटर्न बन जाता है मेरा फेवरेट पैटर्न। अब यहां पर देखिए कोई रेंज नहीं थी, यहां से जो भी ये ऊपर आया तो कोई रेंज नहीं थी, तो मैं कभी नहीं कहता कि इसको आप प्रिडिक्ट करो इस तरीके से। आप एक पैटर्न पे थोड़ा सा एक्सपर्टाइज कर लो तो ज़्यादा बेटर है। अब ये मेरे लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता जी, यहाँ से नीचे आया, अब यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, एक रेंज में फंस जाता तो बेटर था मेरे लिए, राइट। तो इस तरीके से ये पैटर्न बेस्ट बनता है। अब काफ़ी लोग कहेंगे जी ये जो एक्सपायरी वाला दिन है इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, भाई हम तो हाथ नहीं लगा सकते, अगर ये ऑप्शन ज़ीरो हो गया तो हमारा तो सारा पैसा ज़ीरो हो जाएगा। तो उसका एक सोल्यूशन बताऊंगा। जो नए ट्रेडर हैं वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाते, चाहते हैं कि आप ट्रेड में एंटर हो लेकिन थोड़ा समय आपको मिले, तो समय लेने के लिए आप क्या करिए, आज इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी थी, ठीक है, मान लिया। अब आप एक काम करें, आप अगली वाली एक्सपायरी पर थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। आउट ऑफ द मनी का जब कॉन्ट्रैक्ट आप लेंगे तो उसका बेनिफिट है कि उसकी एक्सपायरी होने वाली है अगले हफ्ते, यानी अगले हफ्ते तक वो जीरो तो नहीं होने वाला। पहली बात भाई, होगा तो एक्सपायरी पे जीरो, उसकी 5 रुपये वैल्यू रह जाए, 10 रुपये रह जाए, 2 रुपये रह जाए, 20 रुपये रह जाए, 30 रुपये रह जाए, लेकिन एक वैल्यू जब तक रहेगी जब तक वो एक्सपायर्ड नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, प्लस पॉइंट जी। आने वाले 7 दिन में तो वो जीरो नहीं होने वाला, 7वें दिन जीरो होगा जब उसकी एक्सपायरी होगी। तो पहला एडवांटेज तो ये आपको मिल गया, थोड़ा सा सुकून रहेगा कि जी 100% पैसे जीरो नहीं होने वाला। दूसरी बात, जब उसकी वॉलेटिलिटी आप देखेंगे आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट की, वो वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी। जैसे कि मैं एक चार्ट आपको ओपन करके दिखाता हूं, मार्केट फिलहाल क्लोज करा है 64,800 के आसपास। मैं थोड़ा सा 65,500 का कॉन्ट्रैक्ट, यानी थोड़ा सा दूर का ओटीएम लेता हूं, 65,500 सेंसेक्स ही लूंगा। और इस 17 तारीख वाली जो 17 नवंबर को एक्सपायरी है, अगर हम आज के दिन ट्रेड करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट पे, आज के दिन अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड करते तो क्या होता। अब यहां देखिए इसका रुझान थोड़ा सा आपको चेंज मिल रहा है। क्यों चेंज मिल रहा है? क्योंकि एक्सपायरी इसकी दूर है, आउट ऑफ द मनी का कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहां देखिए ये भाई साहब 150 रुपये पे कहीं ओपन हुए होंगे आज, और ये गिरते 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 ये भी अगली कैंडल तक आधे हो गए, फिर नीचे गिर के 80 रुपये पर आ गया है।
वही अप्रोक्स आधा हो गया ये भी, ठीक है, जैसे वो आधा हो गया था 200 से 100 पर आ गया था। फिर ये कंसोलिडेट हो गया ये भी, ये देखिए ये भी एक रेंज में ट्रेड करने लग गया। ये रेंज ब्रेक हो गई, कहाँ पर ब्रेक हुई, तकरीबन 85 रुपये पर, 85 पर ब्रेक हुई। और इसका स्टॉप लॉस क्या बनता, स्टॉप लॉस भी बड़ा छोटा था, 70 रुपीज़ स्टॉप लॉस बनता। 80 रुपये के आसपास ब्रेकआउट हुआ है, माफ़ी चाहूँगा, 80 रुपीज़ पर यहाँ ब्रेकआउट हुआ है। 70 रुपये का स्टॉप लॉस बनता, तकरीबन 10 रुपये का स्टॉप लॉस था। उसके बाद देखिए कहाँ तक ऊपर गया, 100 रुपीज़ तक ऊपर गया, लेकिन पूरा 100 तो नहीं कमा पाते आप। यहाँ कहीं अगर एग्जिट करते तो 90 रुपया मिलता, ठीक है, यानी 10 रुपये का स्टॉप लॉस था, 10 रुपया ही मिल गया। गामा इम्पैक्ट कम होता है आउट ऑफ द मनी के कॉन्टेक्ट में, तो थोड़ा सा कम भागते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक रेंज यहाँ पर आपको दिख गई, इस रेंज को प्ले कर लेते हैं आप। ये देखिए ये और ये 100 रुपीज़ का ब्रेकआउट था, 100 रुपीज़ के ऊपर स्टॉप लॉस बनता अप्रोक्स 90 से थोड़ा सा नीचे, 90 87 मान लेते, 87 या 86 मान लेते। 14 रुपये का स्टॉप लॉस था। एग्जिट कहाँ मिला, एग्जिट मिला 125 पर, 14 रुपये का स्टॉप लॉस था, 25 रुपये अप्रोक्स यहाँ मिल जाता। बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से आपको अब आगे वाला रुझान वही वाला है जो अभी हमने बात करी थी। अब यहाँ से इसने एक इसके ऊपर गया था, 100 के ऊपर 180 पर पहुंच गया। खैर आप इसको इग्नोर कर सकते थे, मैं नहीं कहता कि हर चीज़ को पकड़ना है, लेकिन रेंज पर ज़रूर फोकस करिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, तो मेरा आपसे सजेशन ये है कि थोड़ा सा ये लंबी नैरो रेंज, छोटी रेंज नहीं, कम से कम 10-15 कैंडल्स होनी चाहिए 5 मिनट की, 15 कैंडल 10-15 कैंडल्स हो 5 मिनट की, थोड़ा उसको रेंज मानिए। उससे ज़्यादा हो तो बेटर है। फिर जब फ्रस्ट्रेशन से मार्केट मूव करेगा ना, आपके लिए बेटर होगा। ये सारे आपको कॉल में भी मिलेंगे, पुट में भी मिलेंगे। ज़रूरी नहीं कि कॉल में मिलेगा, पुट में भी आपको मिलेगा। आपको बस फोकस करना है, वेट करना है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। आपको बहुत बार ऐसे पैटर्न्स देखने को मिलेंगे मार्केट में। मैंने तो सिर्फ इसी की बात करी, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो आपको बहुत बार ऐसे कंसोलिडेशंस मिलेंगे जहां मार्केट ने वर्क करा और पैसा बना के दिया। थोड़ा सा इसको चार्ट को छोटा करते हैं, थोड़ा इसमें लिक्विडिटी कम है तो मैं थोड़ा सा दूसरा ऑप्शंस लगा रहा हूँ, वही वाला अपना 64,600 वाला, जो आज का हमारा एक्सपायर्ड हो गया ये, ठीक है। इसी कॉन्ट्रैक्ट में एक बार देखते हैं। ये देखिए कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, पैसा बना। ये देखिए कंसोलिडेशंस, ब्रेकआउट, पैसा बना। ये देखिए कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, क्या बढ़िया मोमेंटम आया है। तो वेरियस आपको इस तरीके के पैटर्न्स मिलेंगे मार्केट में। अमूमन आपको ऑप्शंस बाइंग पे देखने को मिलता है, इस पे जरूर फोकस करिए, ये बेस्ट पैटर्न आपके लिए हो सकता है। अब इसको क्या करना है, जाती ट्रेड करना है, पैसा लगाना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप जाइए, सबसे पहले ढूंढिए कहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, उसको एक पेपर में नोट करिए। जी यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा था, यहाँ पर ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ तक का टारगेट मिला इसमें। जब आप 1 महीना ऐसा करेंगे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए तो एक टेस्टिंग मनी आप मार्केट में लगाइए, बहुत थोड़ा सा पैसा। वो पैसा लगाना ही इसलिए है, अगर ये जीरो हो जाए तो आपको कोई इम्पैक्ट ना है, सीखने के लिए लगाना है। फिर जब आप वो थोड़ा सा पैसा लगाएंगे, थोड़ा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर धीरे धीरे आपको मार्केट में एंटर होना है और उसको प्रैक्टिस करना है लाइव मनी से। फिर आप कमाना भी अगर सीख जाए तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट हमेशा रिस्की है, ट्रेडिंग में बहुत लॉस हो सकता है। आपकी एक बार साइकोलॉजी हिली, आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी जीरो हो सकता है। तो इसलिए हमेशा इतने ही पैसे मार्केट में लगाए कि अगर वो जीरो हो जाए कभी भी तो आपको खास इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस खराब नहीं होनी चाहिए। मार्केट में उतना ही पैसा लगा करके प्रैक्टिस करें, तभी जाकर के आप अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। अपने बेसिक काम पर, जो आपका मेन काम है, उस पर पूरा फोकस करें। इसको एक सेकेंडरी इनकम की तरह शुरू करें। जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो फुल टाइम आ सकते हैं, लेकिन एकदम फुल टाइम बताइए। मार्केट में 5-5, 10-10 साल पुराने भी जो ट्रेडर हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, मुझे भी तकरीबन 8 साल मार्केट के अंदर हो गए हैं। मैं भी कई बार गलतियाँ करता हूँ, तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। तो हमेशा ये सोच के चलना है कि ये पैसा मेरा जीरो हो गया मार्केट वाला, तो मेरी फैमिली सिक्योर्ड है,
मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मेरा बेस काम जो मेरा मेन काम है वो चल रहा है, राइट। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।